कल के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मैटर्स की, उन पे हमने कल बात किया था। जस्ट हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। कल हम लोगों ने किया था सरफेस टेंशन। लास्ट हमारा टॉपिक था सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव में कल हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट देखे थे कि पृष्ठ तनाव का मतलब है कि हर एक लिक्विड की ये टेंडेंसी होती है कि अपने आउटर सरफेस के एरिया को कम करना चाहता है, जिसके वजह से एक टेंशन फोर्स जनरेट होता है, जिसको हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। आज हम इसके डे टू डे लाइफ में जो व्यवहारिक उदाहरण हैं उसको वन बाय वन करके देखते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं कि जो वर्षा की बूंदें हैं, वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं, तो हमारा अगेन जवाब है सरफेस टेंशन की वजह से वो अपने आउटर सरफेस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो स्फेरिकल शेप हो जाता है उनका। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी भी जो केशिकत्व की क्रिया है, केशिकत्व, जो केशिकत्व की क्रिया है वो कैसे पॉसिबल होता है। तो केशिकत्व का मतलब है कि किसी भी लिक्विड में अगर एक बहुत ही बारीक कांच की नली को डुबाया जाए तो लिक्विड उस नली में ऊपर चढ़ जाता है, उसको हम केशिकत्व की क्रिया कहते हैं। केशिकत्व की क्रिया भी पृष्ठ तनाव के वजह से संपादित होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि क्या वजह है कि अगर समुद्र की लहरों को शांत करना है तो उन पे हम तेल का छिड़काव कर देते हैं। तो जो ऑयल है, ऑयल के यूज से सरफेस टेंशन, जो पृष्ठ तनाव है, वो ब्रेक हो जाता है, कम हो जाता है। इसका और एक बेसिक उदाहरण है कि अगर किसी एरिया में रुका हुआ पानी है जिसमें मच्छर का प्रकोप ज़्यादा है तो उसमें केरोसिन ऑयल या पेट्रोल का छिड़काव करने से केशिकत्व की जो पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से लार्वा पानी में डीप हो जाता है, जिसकी वजह से मच्छर का प्रजनन रुक जाता है। तो ये सभी व्यवहारिक एग्जाम्पल हमारे पृष्ठ तनाव का है। एक इसमें और ले सकते हैं कि जब हम पानी को स्प्रिंकल करते हैं, फुहार के रूप में फेंकते हैं, तो पानी की छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन के गिरती हैं, वह भी पृष्ठ तनाव के कारण ही संपादित होती हैं। एक और है जो मैजिकल शो में यूज किया जाता है कि अगर कपूर को आप पानी के सरफेस पे डालें तो कपूर नाचने लगता है। वो जो नाचने का कॉन्सेप्ट है वो पानी के पृष्ठ तनाव के वजह से ही कपूर में हलचल, जो गति उत्पन्न होती है, इसको काला जादू वगैरह में लोग मैजिकल शो में संपादित करते हैं। इसका वजह है बिल्कुल बेसिक साइंस, पृष्ठ तनाव। आज हम इससे आगे जो हम केशिकत्व की क्रिया है और इससे संबंधित हमारा दो तरह की फोर्स होती हैं, यानी कि कोहेसिव और एडहेसिव, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इनको हम कहते हैं ससंजक बल, ससंजक बल, और यह है हमारा कोहेसिव फोर्स, और दूसरा है आसंजक बल। इन दोनों ही बलों के बारे में बात करने वाले हैं। आसंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। देखिए दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। जो हमारा ससंजक बल है, जब एक ही मॉलिक्यूल यानी एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो फोर्स है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर के जो मॉलिक्यूल है इनके बीच जो आपसी जो बल लग रहा है उसे हम कहते हैं ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। और दो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच, जैसे ये मार्कर है और ये बोर्ड है, इनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, उसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स या आसंजक बल। दैट मीन्स सिंप्लीफिकेशन देखते हैं कि ससंजक बल का मतलब है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। आसंजक बल है कि दो डिफरेंट पदार्थों के बीच लगने वाले बल को हम आसंजक बल कहते हैं। अब इसका व्यवहारिक जीवन में क्यों हमको इसको जनरल साइंस में पढ़ना होता है, इसके व्यवहारिक जीवन के जो उपयोगिता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले जो प्रश्न पूछे हैं उसको वन बाय वन हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि क्या वजह है कि खड़िया से हम ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं, यानी खड़िया से ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव क्यों होता है, पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है कि कोई भी लिक्विड किसी भी बर्तन की दीवार को गीला कब करता है, वेट कब करता है, भिगोता कब है, भिगोने का क्या नियम है, वो नियम भी आसंजक और ससंजक बल पे डिपेंड करता है। इन दोनों
प्रश्नों की व्याख्या के पीछे ये दोनों ही फोर्स काम करते हैं। एक एक करके देखेंगे कि अगर ससंजक बल को जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए कैपिटल सी से डिनोट करें और आसंजक बल को कैपिटल ए से डिनोट करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये मार्कर इस बोर्ड पर लिख पा रहा है, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है हमारा चौक है और ये बोर्ड जो है एक ब्लैक बोर्ड है। डिजिटल फॉर्मेट पे ये रूल लागू नहीं होता, डिजिटल फॉर्मेट बिल्कुल अलग फीचर पे काम करता है। ये जो हमारा एनालॉग यानी कि चाक और बोर्ड का एग्जांपल है, तो अगर ये चाक से हम इस पे लिख पा रहे हैं, दैट मीन्स चाक के बीच का जो कोहेसिव फोर्स है, जब चाक के बीच का कोहेसिव फोर्स अगर लेस होगा चाक और बोर्ड के बीच के एडहेसिव फोर्स से, तो चाक बोर्ड के ऊपर चिपक जाएगा। दैट मीन्स जो लाइन खींचेंगे तो लाइन खींचेगा। अगर इसका उल्टा हो गया कि चाक के बीच का जो कोहेसिव फोर्स है चाक और बोर्ड के बीच के एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो गया, तो चाक से आप नहीं लिख पाएंगे। बिल्कुल बेसिक उदाहरण देखें कैसे नहीं लिख पाएंगे। आपका कागज़ है, कागज़ पे आप ऑयल गिरा दें और उस ऑयल के ऊपर आप स्याही से लिखें तो लिखना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कागज़ पर जब ऑयल का फैलाव हो गया तो कागज़ और ऑयल के बीच का जो एडहेसिव फोर्स है वो जो स्याही है, इंक है, उसके कोहेसिव फोर्स से कम है। इसके वजह से उस पर लिखना संभव नहीं होता। तो ये जवाब हो गया कोहेसिव और एडहेसिव का, जब हम मार्कर से, पेन से या चाक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा कि किसी पॉट को भिगोना। भिगोना का मतलब है कि जैसे एक बीकर में पानी भरा हुआ है, अगर इसमें एक हम शीशे का कोई परखनली इसमें अंदर डालें तो आप देखेंगे कि इस ग्लास पे वाटर की ड्रॉपलेट्स उसके दीवारों पर चिपकी हुई दिखाई देंगी। इसको भिगोना कहते हैं। यानी आपने बर्तन में पानी डाला, अगर बर्तन गीला हो गया, इसका मतलब क्या है कि बर्तन ने पानी को अपने ऊपर चिपका लिया। चिपकाएगा कब? कि जब बर्तन और पानी के बीच का आसंजक बल पानी के अणुओं के बीच के ससंजक बल से ज़्यादा होगा, यानी जो पावरफुल होगा वो एक्ट करेगा। तो जब बर्तन और पानी के बीच का आसंजक बल ज़्यादा होगा तो अपने दीवारों पर पानी को चिपका लेगा। यानी उसको सरल शब्दों में कहें कि जब जिस लिक्विड के अणुओं का आसंजक बल जिस लिक्विड के और बर्तन के बीच का आसंजक बल लिक्विड के आपसी ससंजक बल से ज़्यादा होगा तो वो लिक्विड बर्तन को भिगोएगा, और जब इसका उल्टा हो जाएगा तो वो लिक्विड बर्तन को नहीं भिगोएगा। जैसे अगर आप पानी को कांच के बर्तन में डालते हैं तो पानी कांच के बर्तन को भिगोता है, बट इसका उल्टा कर दें कि अगर पारा को, मरकरी को आप कांच के बर्तन में डालते हैं तो मरकरी कांच के बर्तन को नहीं भिगोता। ये दो प्रश्न हमारे इससे सॉल्व होते हैं जो पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा इसमें एक टॉपिक है श्यानता। इसे देखेंगे। श्यानता, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। बोलचाल की भाषा में अगर इसको हम देखें तो इसका मतलब है गाढ़ापन, कि कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है, कितना पतला है। या और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो इसको कहते हैं डेंसिटी। अगर कोई लिक्विड ज़्यादा डेंस है तो गाढ़ा होगा, अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वो पतला होगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल के लिए एक ले लें हम पानी और एक लेते हैं शहद। अगर आप शहद को रख दें, शहद को डाल दें फर्श पे, तो शहद बहुत धीरे धीरे बहेगा क्योंकि वो बहुत गाढ़ा है, यानी कि उसमें श्यान बल ज़्यादा है, उस ज़्यादा श्यान है, विस्कोस है। जबकि पानी को अगर आप डाल दें तो पानी तेज़ी से बहेगा, पानी से तेज़ी से और अल्कोहल बहेगा। ठीक है, तो शहद हो गया या जो हमारा इस तरह के जो लिक्विड जो बहुत गाढ़े हैं वो धीरे धीरे बहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि श्यानता एक ऐसा बल है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि श्यानता एक ऐसा बल है कि अगर कोई बर्तन है, इस बर्तन में कोई लिक्विड है, इसको फ्लो करना है, तो ये इनके सरफेस के बीच में लगने वाला वह फोर्स है जो इसके बहाव को, इसकी गति को रिस्ट्रेन करता है, रोकता है। ठीक है, चूँकि शहद में श्यान बल ज़्यादा है तो वह शहद के बहने को रोकता है, तो बहुत धीरे धीरे वो बहता है। जबकि पानी के अणुओं के बीच का श्यानता बल कम है तो पानी तेज़ी से बहता है। अब इसका बिल्कुल
ये तो हो गया इसका जनरल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। यूज क्या है, तो हम देखेंगे कि अगर हम हवा में दौड़ रहे हों तो इजीली दौड़ सकते हैं, हमें पानी में दौड़ा दिया जाए तो हमें दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि हवा के तुलना में पानी ज़्यादा डेंस है, और पानी में आप दौड़ेंगे तो पानी आपकी वेलोसिटी को अपोज करेगा, तो आपको ज़्यादा फोर्स खर्च करना पड़ेगा और आपको जल्दी थक जाएंगे और आपकी गति कम होगी पानी में। ये सीधे सीधे श्यानता पर डिपेंड करता है। श्यानता मतलब किसी भी लिक्विड के गाढ़ापन। सीधी सीधी बात है कि जिस भी लिक्विड की श्यानता ज़्यादा होगी उसका फ्लो या उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जिसकी श्यानता कम होगी उसकी फ्लो या वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब इसमें टेम्परेचर का एक असर है कि श्यानता पर तापमान का क्या प्रभाव है। अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दें तो श्यानता घट जाता है, यानी अब उसमें रोकने की पावर थोड़ा कम हो जाती है। यानी कोई गर्म अगर लिक्विड है तो वो ठंडे की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बह पाएगा, क्योंकि उसकी श्यानता घट जाती है। ये हमारा श्यानता का टॉपिक है। और आज हमारा फिजिकल मैटर का जो थर्ड टॉपिक है उसको हम देखते हैं, उसको कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटिंग। ये भी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको देखेंगे लॉ ऑफ फ्लोटिंग, यानी इसको कहते हैं तैरने का नियम, कि कोई चीज़ कब तैरेगा और कब डूब जाएगा। ये हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं, तैरने का नियम, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। देखेंगे कि अगर कोई वस्तु है कब तैरेगा कब डूब जाएगा। इसको हम क्यों एड्रेस कर रहे हैं पहले ये जान जाएं। मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं कि क्या वजह है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि पानी के बड़े बड़े जहाज पानी पे तैरते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या वजह है कि नदी की तुलना में महासागरों में तैरना आसान है। ये सभी जो है लॉ ऑफ फ्लोटिंग का व्यवहारिक उदाहरण है। और देखें कि अगर कोई वस्तु पानी के अंदर है तो आपको हल्की महसूस होती है, जैसे ही पानी से बाहर आती है वो आपको भारीपन महसूस होती है। दैट मीन्स अगर कोई बकेट से, बाल्टी से, कुएं से पानी आप निकाल रहे हैं, जब तक बाल्टी पानी के अंदर है वो आपको हल्की महसूस होगी, जैसे ही पानी से बाहर आएगी वो आपको भारीपन का एहसास होगा। सभी कुछ लॉ ऑफ फ्लोटिंग के नियम से तय होते हैं। एक एक करके देखेंगे। देखिए, इसको एक रूल इस पे काम करता है जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट, हिंदी में कहते हैं उत्क्षेप बल। इसको समझ लेते हैं। अपथ्रस्ट और कुछ नहीं है, जो हमने न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़ा था उसमें जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसमें हमने क्या कहा कि कोई भी वस्तु जिस भी सरफेस पर एक फोर्स लगाती है, पलटकर वो सरफेस भी उस वस्तु पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। यानी हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। ये क्रिया है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये प्रतिक्रिया है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। यही नियम यहाँ पर वाटर के केस में यूज होता है। जैसे अगर कोई पानी का जहाज है, अगर वो पानी को नीचे की ओर दबाता है तो इक्वल अमाउंट में पानी भी उसके ऊपर नीचे से बल लगाता है, और इस फोर्स को ही हम कहते हैं दिस इज अपथ्रस्ट बल, यानी कि उत्क्षेप बल। और यही फ्लोटिंग का रूल तय करता है। अगर ये जो वस्तु है जिसने पानी को नीचे दबाया, अगर इसका दबाया हुआ बल और उसके बदले में पानी ने जो ऊपर की ओर बल लगाया, अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो वो वस्तु पानी के ऊपर आराम से तैरेगा। ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि ऊपर से दबाया हुआ फोर्स अपथ्रस्ट बल से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो वस्तु डूब जाएगी। या इसको और सरल शब्दों में कहते हैं, इसी सिद्धांत को आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट है, नाम है आर्किमिडीज, खूब पूछा जाता है जनरल साइंस के किताबों में, इसका खूब जिक्र है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये सिद्धांत भी लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत है। इसको हम देखते हैं। इसके लिए शब्द आएगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक पानी का जहाज को अगर बनावट आप देखें तो पानी के जहाज का जो सरफेस है उसका सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा होता है। इस सरफेस एरिया यानी ये पानी के जहाज है, जैसे ही ये पानी में जाता है तो अपने सरफेस एरिया के बराबर वो पानी को डिस्प्लेस कर देता है, पानी को हटा देता है। मान लीजिए इस जहाज की निचली तली ने 100 न्यूटन
बल के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर दिया, जितना उसका भार है। अगर इसके द्वारा हटाया गया पानी का भार इस जहाज के भार के बराबर हो जाए, भार के इक्वल हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों बैलेंस होके चलेंगे, यानी पानी का जहाज उस पर डूबेगा नहीं। तो जहाज का बनावट ऐसा होता है कि वो नीचे का सरफेस फ्लैट होता है, अपने वजन के बराबर वो पानी डिस्प्लेस करता है, इसलिए पानी के ऊपर वो आराम से तैरता है। अब ये उल्टा कर दो, लोहे की कील ऐसी होती है संकरी सी, चूँकि उसका वो फ्लैट सरफेस नहीं है, जैसे वो पानी के तली पे जाती है तो वो अपने वजन के बराबर पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाती, तो इसका वजन ज़्यादा रहता है, डिस्प्लेस किया वो पानी कम रहता है, इसलिए कील आराम से नीचे चली जाती है, डूब जाती है। तो क्या हुआ लॉ ऑफ फ्लोटिंग का रूल? अगर हम इसको कहें कि अगर W = R हो जाए, W क्या है? जो वस्तु पानी में डूब रही है उसका भार है, और R क्या है? जितना वो पानी हटा रहा है उसका भार है। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो आराम से वो वस्तु तैरेगी। ये हमारा तैरने का रूल है। लेकिन अगर W ग्रेटर हो जाए R से, जैसे लोहे की कील के केस में हुआ था, यानी कि लोहे का कील का भार तो हो गया ज़्यादा, लेकिन उसने जितना पानी हटाया वो पानी का भार था कम, तब फिर लोहा भारी होने की वजह से डूब जाएगा, तो ये सिंक हो जाएगा, ये डूबने का नियम है। और उल्टा कर दो, अगर W जो है लेस हो जाए R से, कुछ ऐसा हो जाए कि डूबने वाली वस्तु का भार उसने जितना पानी हटाया उसके भार से कम हो जाए, तो फिर वो क्या होगा, वो वस्तु पानी के बिल्कुल ऊपर ऐसा लगेगा कि पानी के ऊपर कूद रहा है, यानी कि जहाज तो थोड़ा सा डूबा हुआ चलता है ना पानी में, वो बिल्कुल पानी के सरफेस से ऐसा लगेगा पानी पे दौड़ रहा है। दैट मीन्स बिल्कुल अपर लेयर पर, क्योंकि ये बहुत हल्की हो गई ना हटाए हुए पानी से। ये तीनों क्राइटेरिया है कि डूबने वाली वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार इक्वल हो जाए तो वो वस्तु फ्लोट करेगी, तैरेगी। अगर W ग्रेटर है उसके द्वारा हटाए गए पानी के बराबर से वो वस्तु डूब जाएगी। अगर W लेस है उसके द्वारा हटाए गए पानी से तो वो वस्तु बिल्कुल सरफेस पर तैरेगी। ये हमारा लॉ ऑफ फ्लोटिंग का 3 सिद्धांत है। इस तरीके से हमने देखा कि हमारे जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर है हमारे अलग अलग सेगमेंट के थ्रू ये कंप्लीट होता है। कल के वीडियो में हम आपके सामने जो फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ऑप्टिक्स है, हीट है, लाइट है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, उस एक चैप्टर के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।